ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। द चैप्टर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब इस चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ किंगडम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, तो जब हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स तो हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला गया है। ओके, तो दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, सिमिलैरिटीज़ मतलब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सेम हो, या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया? अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब देखो ये क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट मेक्स द स्टडी सिस्टमैटिक, हम लोग सिस्टमैटिकली स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए सिस्टमैटिकली स्टडी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू पर्टिकुलर ग्रुप्स। अब हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको डिफरेंट ग्रुप्स में रख पाएंगे। एंड द थर्ड इज स्टडिंग फ्यू ऑर्गेनिजम्स इन अ ग्रुप गिव अस एन आइडिया अबाउट ऑल द ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या हो रहा है, जैसा कि हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को रख रहे, तो अब उस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करते तो हम लोग को बाकी के बारे में आइडिया पता चल जाएगा कि बाकी में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ओके, तो मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी में भी कुछ हद तक वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि वो सब एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए स्टडी फ्यू ऑर्गेनिजम्स इन अ ग्रुप, कुछ ही ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने पे हम लोग को बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया पता चल जाता है उसी सेम ग्रुप में। ओके, तो ये एक फ़ायदा हुआ क्लासिफिकेशंस का। अब आ जाते हैं हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ था, जनरली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही था। ओके, जिसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ही था। बट उसके बाद उसमें बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ होने के कारण, जैसे बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, तो वो सब में प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पा रहा था। इसलिए रॉबर्ट विटेकर बोल के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को 5 किंगडम में डिवाइड किया। ओके, और वो किंगडम क्या क्या थे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये जो चैप्टर है ये प्लांटी के ऊपर बेस्ड है, बट हम लोग जो इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो इस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पार्ट 2 में हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा में। तो देखो किंगडम मोनेरा का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज़ द बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया ही है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि मोनेरा में आता है। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब कि उसमें बस एक ही सेल है। सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक। तो ये जो मोनेरन्स होते हैं ना, दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव। ओके, प्रीमिटिव मतलब पुराना, एंड कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये प्रोकैरियोटिक मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, दे आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, मतलब ये जो सेल है ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। थर्ड इज दे आर हेटेरोट्रॉपिक। अब जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉपिक, मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बस कुछ ही बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया बोल के है जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑटोट्रॉपिक, बट नॉर्मली जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉपिक। ओके, अब बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं, और ये जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज से नहीं बने रहते, बल्कि दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। ओके, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने रहते हैं। एंड कुछ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कि पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। पैरासाइट मतलब द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द
बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाए जाते हैं उसे हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जैसे हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ओके। अब देखो बैक्टीरिया को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स 4 टाइप में डिवाइड किए हैं, क्या क्या। फर्स्ट इज द कॉकस, जो स्फीयर शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर द कॉकस। अब देखो कॉकस हुआ सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो कॉक्की, ठीक है। बैसिलस मीन्स व्हेन दे आर रॉड शेप्ड, आप देख सकते हैं दीज आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज। स्पाइडिलम मीन्स व्हेन दे आर स्पाइडल शेप्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर द स्पाइडल शेप। एंड विब्रियो, विब्रियो मीन्स व्हेन दे आर कॉमा शेप्ड, ओके। तो ये सब डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया है जिसे हम लोग डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। एक और चीज़ यहाँ पर फैक्ट जान लेते हैं कि बैक्टीरिया मतलब होता है प्लूरल, ओके। अगर सिंगुलर है तो वो बैक्टीरियम होगा। अब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया में जैसे हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस बोल के कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो जिस रीजियन में बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उस रीजियन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ओके। उसके बाद ये हो गया साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन बाउंड करके रखा है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है। देखो ये अंदर का ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया बाहर का सेल वॉल। सेल वॉल को हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद एकदम आउटर कवरिंग है जिसे हम लोग सेल कैप्सूल बोलते हैं, और कुछ सर्कुलर डीएनए भी दिखाई दे रहे हैं जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ओके। एंड दिस मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करता है, इसे हम लोग फ्लैजेलम कहते हैं, ओके। जब प्लूरल होगा तो वो फ्लैजेला हो जाएगा। तो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ये सब एब्सेंट रहते हैं, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज़ द ग्लाइकोजेन, ओके। अब यूज़फुल बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले तो देखो मेडिसिन्स में बैक्टीरिया का यूजेस है, कैसे, एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस हो रहा है और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देता है, ओके। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बोल के एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है और ये अन्य मतलब दूसरे बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ वैक्सीन है जैसे कि पोलियो वैक्सीन जिसमें बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है इन द वीकेंड फॉर्म्ड। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड बनाने में मदद करता है फ्रॉम द मिल्क। उसके बाद है बायोगैस। बायोगैस क्या है, देखो द इन्फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय सीवेज बैक्टीरिया। तो सीवेज बैक्टीरिया वो है जो कि सीवेज के ऊपर एक्ट कर रहा है और वो सीवेज को डिकम्पोज करके एक गैस रिलीज करता है जो गैस को हम लोग कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी गैस को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। उसके बाद बैक्टीरिया रेटिंग ऑफ फाइबर्स में भी यूज़ किया जा रहा है जैसे कि जूट फाइबर्स को सॉफ्ट करने में। नेक्स्ट है फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टिन में पाया जाता है और ये कुछ यूजफुल विटामिन सिक्रीट करता है मतलब प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ विटामिन बी एंड के। फिर है राइजोवियम बैक्टीरिया। देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, ओके। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक रिलेशनशिप में रहता है विद दैट पर्टिकुलर प्लांट विच इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या हो रहा है, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रिलेशनशिप में रह रहे, कैसे, और इससे दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जनरली क्या हो रहा है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है लाइक पी, ये क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है टू दैट बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को ट्रैप करके इस प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपने प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए, ओके। तो इससे क्या हो रहा है, प्लांट को भी फ़ायदा हो जा रहा है और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा मिल जा रहा है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ओके। द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सिम्बियोन्ट्स। तो जो बैक्टीरिया जो है जो कि सिम्बायोसिस में रह रहा है उस बैक्टीरिया को हम लोग सिम्बायोन्ट्स कहेंगे, ओके। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं जिसे हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसे ब्रेक डाउन करके नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट ये सब रिलीज़ करते हैं और वो
सॉइल में चला जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है उसे प्रॉपर फर्टिलिटी भी हो पाएगा। ओके, तो ये सब कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया थे। अब देखो बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पॉयलेज ऑफ फूड, फूड स्पॉयल करने में बैक्टीरिया का ही हाथ है। फिर कुछ डिजीज़ेज़ है जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे कि कॉलेरा। कॉलेरा के लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है दैट इज़ द विब्रियो कॉलेरी। ट्यूबरकलोसिस के लिए जो इन्वॉल्व है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस। डिप्थेरिया के लिए जो इन्वॉल्व है दैट इज़ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ओके, तो दीज आर द सम हार्मफुल बैक्टीरियाज। अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जान लेते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा देखो सेकेंड किंगडम है जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल है। एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब दे हैव अ प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड ऑर्गेनिलीज। ओके, तो जो एनिमल लाइक जो प्रोटिस्टा में आ जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स उन्हें हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, एमीबा, पैरामीशियम। और जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है उसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, डायटम। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हम लोग एमीबा के बारे में स्टडी करेंगे। तो एमीबा जो है एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटिस्टा में आ जाता है। ओके, अब एमीबा का यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा। ये जो पर्टिकुलर है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये अंदर का ये दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। दिस वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन जो आउटर बाउंड्री है। ओके, आप यहाँ पे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो देख रही है, जो साइटोप्लाज्म ऐसे इलोंगेट कर रहा है ना, इसे हम लोग ज़्यूडोपोडिया कहते हैं। इसका फंक्शन आपको अभी पता चलेगा। दिस इज द फूड वैक्यूल। ओके, एंड दिस वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब एमीबा का फर्स्ट देख लेते हैं कि ये एमीबा मूव कैसे करता है। ओके, तो देखो हम लोग ज़्यूडोपोडिया के बारे में अभी स्टडी किए। तो ये जो ज़्यूडोपोडिया ये कैसे फॉर्म हो रहा है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर एमीबा को सपोज इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो ये ज़्यूडोपोडिया क्या होगा, ऐसे मूव करेगा और वो आस्ते आस्ते इलोंगेट होते रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कैसे इलोंगेट हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर इसी के बारे में मैंने इधर पे दिखाया ड्रॉ करके। तो ये ऐसे ही इलोंगेट होगा जिससे एमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। ओके, हाउ एमीबा फीड्स। अब एमीबा फीड कैसे कर रहा है, तो देखो यहाँ पे सपोज एक फूड मटेरियल है जो कि आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब एमीबा इसके पास गया, ठीक है, ये ज़्यूडोपोडिया क्या होगा, उसके सराउंडिंग में आ जाएगा और ये उसे इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो ये ही जो फूड मटेरियल ये अल्टीमेटली फूड वैक्यूल बन जाएगा। ठीक है, और ये फिर अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होके एमीबा को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज द हाउ एमीबा एक्सक्रीट। तो देखो एमीबा अब एक्सक्रीट कैसे कर रहा है, दिस वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होगा, जो भी वाटर या वेस्ट मटेरियल है वो सब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये इनलार्ज होगा और अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या सब्सटेंस एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जैसे एमोनिया भी एक्सक्रीटेड आउट होता है, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है। तो दीज आर द सब्सटेंसेस दैट द एमीबा एक्सक्रीट्स। उसके बाद है हाउ एमीबा रेस्पायर्स। तो देखो एमीबा रेस्पायर कैसे कर रहा है, तो जनरली एमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है, एमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो क्या करता है, उसके जरिए ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। नेक्स्ट इज हाउ एमीबा रिप्रोड्यूस। तो अब देखो एमीबा रिप्रोड्यूस दो प्रकार से कर सकता है। एक है बाइनरी फिजन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एमीबा से दो एमीबा फॉर्म हो रहा है। एंड द सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, जिससे एक एमीबा से बहुत सारे एमीबा फॉर्म हो रहा है। तो ये कैसे होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, एमीबा जो है उसका फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड करता है आस्ते आस्ते। ओके, और फिर अल्टीमेटली पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अब अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल है, ठीक है, मतलब सपोज एमीबा पॉन्ड्स में पाया जा रहा है तो पॉन्ड्स ड्राई हो गया, ठीक है, या फिर टू हॉट या टू कोल्ड कंडीशन है इन्वायरमेंट, तो ये क्या होगा, ये जो एमीबा है ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करेगा अपने सराउंडिंग में जिसको हम लोग बोलते हैं सीस्ट। ठीक है, अब सीस्ट वो तो सिक्रीट कर लिया, मतलब फॉर्म हो गया। अब अंदर में ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे में डिवाइड हो जाएंगे और वो हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कवर हो गया और फिर अल्टीमेटली ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण जितना भी फॉर्म्ड ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स इसे हम लोग
एमीबुली कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली सब बाहर आ जाएगा। तो ये हुआ जब इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग किंगडम फंगी में। तो देखो किंगडम फंगी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर और फिलामेंटल। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंगी देख रहे हैं, एक्चुअली और भी ब्रांच्ड रहता है, यहाँ पे नॉर्मल मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्रांचेज है फंगी के, ठीक है, इस ब्रांचेस को हम लोग हाइफी कहते हैं। अगर सिंगुलर है तो वो हाइफा हो जाएगा, और ये सारे ब्रांचेस को मिला के जो फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग माइसीलियम कहते हैं, ओके। अब जो मोस्ट कॉमन फंगी है दैट इज द ब्रेड मोल्ड। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड। तो ये ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट कंटेन्स स्पोरेंजियम, ठीक है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटा छोटा स्पोर्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बर्स्ट हो जाने के बाद ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और वो स्पोर्स जहाँ पे जाएगा वहाँ पे न्यू फंगी एराइज हो जाएगा, ओके। दिस वन इज द हाइफा, एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ब्रेड में पाए जाते हैं। अब देखो यूजफुल फंगी। अब फंगी का क्या क्या यूजेस है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ स्पीसीज है फंगी का, ठीक है। मशरूम्स, जिसे हम लोग बोल मतलब कुछ मशरूम्स है जैसे कि मॉर्शेला एंड द एगारिकस, ये सब मशरूम्स एडिबल होते हैं, तो इसे खाने में खाया जाता है। सेकेंड इज़ द ईस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन बेकरीज। आपको ईस्ट के बारे में पता ही होगा कि पिज़्ज़ा ये सब में तो यूज़ होता ही है, ठीक है। उसके बाद ब्रेड बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फंगी जो है ये डिकम्पोज कर रहा है डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, और सॉइल का जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे सॉइल को प्रोवाइड कर दे रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ जो है दैट इज़ द पेनिसिलिन। अब देखो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अब मैंने जैसे कि कहा एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो फंगी है एक स्पीसीज ऑफ फंगी है जिसे हम लोग कहते हैं पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम सिक्रीट करता है एक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है ग्रो करने में, ठीक है। तो वही हुआ ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। लास्ट वन इज़ द म्यूकोर। म्यूकोर एक फंगी है जो कि यूज़ किया जाता है राइपनिंग ऑफ चीज़ में, ओके। द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पार्ट इज़ द हार्मफुल फंगी। फंगी का इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द स्पॉयलेज ऑफ फूड, फूड स्पॉयल कर रहा है। सेकेंड इज़ अटैक क्रॉप्स, क्रॉप्स को अटैक कर रहा है, ठीक है, फंगल अटैक्स बोल सकते हैं। एंड द थर्ड इज स्किन इन्फेक्शन, बहुत सारा स्किन इन्फेक्शन होता है जो फंगी के कारण होता है। तो इसी से हम लोग का पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।